आज हम पढ़ेंगे भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अंतर्राष्ट्रीय जो लेन देन या प्राप्तियां व भुगतान के संबंध में मुख्य रूप से दो धारणाएं हैं। पहला है व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। दूसरा है भुगतान संतुलन, जिसे कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। सबसे पहले ये समझना है कि व्यापार संतुलन क्या होता है। दो या दो से अधिक देशों के बीच निश्चित समय अवधि में होने वाले आयात और निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। यानी व्यापार संतुलन में केवल आयात और निर्यात ही शामिल किए जाते हैं। कुल निर्यातों के योग में से उस देश के कुल आयातों के योग को घटा देने के बाद जो अंतर आता है उसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं। यह अंतर किसी विशेष स्थिति को बताता है। व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें, दृश्य का मतलब जिसमें केवल निर्यात और आयात ही शामिल किए जाते हैं। दृश्य निर्यात और आयात मदों से हमारा तात्पर्य ऐसी मदों से है जिनका बंदरगाह पे लेखा जोखा किया जाता है। विजिबल आइटम हैं जिनका बंदरगाह पे लेखा जोखा किया जाता है, उन्हें हम दृश्य मदें कहते हैं। अब कुछ परिभाषाएं और है। अर्थशास्त्री बहनम के अनुसार एक देश का व्यापार संतुलन उस संबंध है जो एक निश्चित समय अवधि में आयातों और निर्यातों के बीच होता है। एक परिभाषा और है, व्यापार संतुलन किसी देश के निवासियों द्वारा दूसरे देश के निवासियों को बेची गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा उस देश के निवासियों द्वारा अन्य देश के निवासियों से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का अंतर होता है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि दृश्य वस्तुओं के निर्यात और आयात का जो अंतर होता है उसे हम व्यापार संतुलन कहते हैं। सूत्र इस प्रकार है, व्यापार संतुलन I बराबर EXI माइनस EM, कुल निर्यात माइनस कुल आयात। अब है भुगतान संतुलन का अर्थ और परिभाषाएं, जो अपना मेन टॉपिक रहेगा। भुगतान संतुलन से हमारा अभिप्राय देश विशेष के आयातों और निर्यातों और उनके मूल्य के संपूर्ण विवरण से है। इसमें बाईं ओर तो निर्यात और उसके मूल्य का संपूर्ण ब्यौरा होता है और दाईं ओर आयात और उनके मूल्य का संपूर्ण वर्णन होता है। बाईं ओर उन शीर्षकों को दर्शाया जाता है जिन पर विदेशियों से भुगतान प्राप्त होते हैं, यानी प्लस, और दाईं ओर उन मदों को दर्शाया जाता है जिनके लिए भुगतान किए जाते हैं, यानी माइनस। इन दोनों शीर्षकों के अंतर्गत जो अंतर है वही भुगतान संतुलन है। यहाँ ये कह सकते हैं कि एक व्यापक अवधारणा है। इसमें दृश्य अदृश्य सभी प्रकार के लेन देन का समावेश होता है। भुगतान संतुलन एक देश के द्वारा अन्य सभी देशों से किए जाने वाले कुल भुगतानों एवं उन सभी देशों से होने वाले कुल प्राप्तियों के संबंध को प्रदर्शित करता है। एक देश के लोगों का अन्य सभी देश के लोगों के साथ एक निश्चित अवधि में समस्त आर्थिक सौदे जो है उनका लेखा जोखा जो है, इसको हम भुगतान संतुलन कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब है इसमें दृश्य वस्तुओं यानी आयात निर्यात के अतिरिक्त अदृश्य मदों के आयात निर्यात भी इसमें शामिल होते हैं। अदृश्य मदों के आयात निर्यात से तात्पर्य है उन मदों से है जो बंदरगाह में रखे रजिस्टर में दर्ज नहीं होते। अदृश्य मदों में हम प्रमुख रूप से ले सकते हैं पूंजी का आदान प्रदान, ब्याज का भुगतान या प्राप्ति, बैंक, सीमा, जहाजरानी यानी शिपिंग कॉरपोरेशन सेवाएं, विशेषज्ञों का आवागमन आदि इसमें शामिल होते हैं। अतः ये कह सकते हैं कि भुगतान संतुलन एक देश का दूसरे देश के साथ एक निश्चित समय अवधि में किए गए आर्थिक लेन देनों यानी प्राप्तियों और भुगतानों का एक विस्तृत क्रमबद्ध ब्यौरा है। कुछ परिभाषाएं और हैं। प्रोफेसर हैनम के अनुसार एक देश का भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि के भीतर बाकी विश्व के साथ समस्त मौद्रिक शोधों का लेखा होता है। एक परिभाषा और डिस्कस कर सकते हैं T. एल्सवर्थ की। भुगतान संतुलन एक देश के निवासियों और बाकी विश्व के बीच किए गए समस्त लेन देनों का एक सारांश विवरण है। यह दिए गए समय को सम्मिलित करता है जो सामान्य रूप से 1 वर्ष होता है।
अब बात आती है भुगतान संतुलन की विशेषताएं। क्रमबद्ध लेखा रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। यह एक देश का अन्य देशों के साथ किए गए आदान प्रदानों यानी भुगतानों और प्राप्तियों का एक क्रमबद्ध लेखा होता है। निश्चित समय अवधि, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, यह समय अवधि प्राय 1 वर्ष होती है। व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इसमें सभी प्रकार की दृश्य, अदृश्य और पूंजी मद शामिल होती हैं। स्वसंतुलित, इसकी दोहरा लेखांकन प्रणाली के कारण ये स्वसंतुलित रहता है। दोहरी अंकन प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी अंकन प्रणाली के आधार पर ही भुगतान और प्राप्तियों को लेखाबद्ध किया जाता है। अंतर समायोजन, वास्तविक व्यवहारों में जब कभी भी कुल भुगतान और प्राप्तियों में कोई अंतर उत्पन्न हो जाता है तो उसको समायोजित करने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम देखेंगे कि भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन में अंतर क्या है। तो सबसे पहले लेते हैं इसके अंदर भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन में अंतर में पहला अंतर है विस्तार को लेकर के। भुगतान संतुलन व्यापार संतुलन की तुलना में अधिक विस्तृत है। ये कह सकते हैं व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का ही एक भाग है। व्यापार संतुलन कम विस्तृत शब्द है। मदें, भुगतान संतुलन में दृश्य और अदृश्य सभी मदें शामिल होती है, जबकि व्यापार संतुलन में केवल दृश्य मदें ही शामिल होती है। यानी जो बंदरगाह पे एंट्री है, जो दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। विश्लेषण, यह किसी देश की भुगतान स्थिति का संपूर्ण विश्लेषण है। इसमें विदेशी विनिमय की संपूर्ण मांग और पूर्ति का विश्लेषण किया जाता है। यह केवल भुगतान स्थिति का आर्थिक विश्लेषण है। साम्य, यह सदैव संतुलित रहता है। दोहरा लेखा प्रणाली के कारण इसका खाता सदैव संतुलित रहता है। इसमें व्यापार संतुलन में साम्य में रहना आवश्यक नहीं है। ये अनुकूल प्रतिकूल दोनों ही हो सकता है। उपयोग, इसका आर्थिक विश्लेषण और निर्णयों में अधिक उपयोग है, जबकि व्यापार संतुलन का आर्थिक विश्लेषण और निर्णयों में उपयोग कम होता है। अर्थव्यवस्था का ज्ञान, भुगतान संतुलन पक्ष में होने पर वह सुदृढ़ अर्थव्यवस्था का परिचायक है। व्यापार संतुलन पक्ष में होने पर भी ये जरूरी नहीं है कि अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। विनिमय दर निर्धारण, विनिमय दर का निर्धारण भुगतान संतुलन पर निर्भर करता है, क्योंकि यह मुद्रा की कुल मांग और कुल पूर्ति का ब्यौरा है। व्यापार संतुलन एक अपूर्ण ब्यौरा है। ये विनिमय दर को प्रभावित तो करता है, लेकिन विनिमय दर का निर्धारण नहीं करता। अब नेक्स्ट बात आती है व्यापार संतुलन की अपेक्षा भुगतान संतुलन का महत्व अधिक कैसे है। सामान्यतः ध्यान में आता है कि व्यापार संतुलन की अपेक्षा भुगतान संतुलन अधिक महत्वपूर्ण है। किसी देश का व्यापार संतुलन अनुकूल या प्रतिकूल रह सकता है, लेकिन प्रतिकूल भुगतान संतुलन खतरे की घंटी होती है। अनुकूल व्यापार संतुलन हमेशा देश की आर्थिक उन्नति को नहीं दर्शाता। कुछ देशों का व्यापार संतुलन प्रतिकूल होने पर भी वे आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली राष्ट्र होते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन के प्रति भारत का व्यापार संतुलन बहुत अनुकूल था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भारत एक समृद्धशाली देश था। बात यह है कि भारत ब्रिटेन से वस्तुओं के अलावा कई प्रकार की सेवाओं का आयात करता था, परंतु जैसा कि बताया गया है कि इस प्रकार की सेवाओं का बंदरगाहों पर लेखांकन नहीं होता। अतः सेवाओं का मूल्य चुकाने के बाद भारत को बड़े पैमाने पर ब्रिटेन को वस्तुओं को निर्यात करना पड़ता था, और इसके विपरीत ब्रिटेन का भारत के प्रति भुगतान संतुलन बहुत ही अनुकूल था, क्योंकि ब्रिटेन भारत को बैंकिंग, बीमा, जहाज संबंधी सेवाएं प्रदान करता था, और इन सेवाओं के बदले में वो भारत से वस्तुएं प्राप्त करता था, एक बड़ा भुगतान प्राप्त करता था। इस प्रकार व्यापार संतुलन उसके अनुकूल, किंतु भुगतान संतुलन प्रतिकूल था। लेकिन भुगतान संतुलन सबके अनुकूल था, जो कि संतोषजनक आर्थिक दशा का सूचक था। अतः हम ये कह सकते हैं कि व्यापार संतुलन की अपेक्षा, अनुकूलता की अपेक्षा भुगतान संतुलन की जो अनुकूलता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये इस विश्लेषण से ये स्पष्ट है कि व्यापार संतुलन की तुलना में हमें भुगतान संतुलन का जो ज्ञान है वो अधिक महत्वपूर्ण होता है। अतः
भुगतान संतुलन एक व्यापक अवधारणा है। धन्यवाद।